देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। यहाँ पधारे सभी पत्रकार भाई को मैं स्वागत करता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे आए, आपका हम सब जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से आप सबका हम शुक्र अदा करते हैं। एक जामा मस्जिद कमेटी के कुछ मेंबर्स के ऊपर कुछ दिनों पहले एक एफआईआर हुई थी, आप लोग ने देखा था उसे, और वो सभी मीडिया हाउस में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो खबर चली थी। क्योंकि वो प्रेस रिलीज थी तो आप लोग का दायित्व बनता है, आप उसे लोगे। लेकिन उसके बाद हमारा जो पक्ष था वो पक्ष नहीं आया, और हमारा पक्ष भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों को सिर्फ एक पक्ष ही पता चला, जो हमारा पक्ष था वो लोगों तक गया नहीं। तो हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरा पक्ष भी आप लोग तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू थी, हम इन्वेस्टिगेशन में हम कोऑपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि ये सब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद हम हमारा पक्ष रखेंगे। तो अभी लगभग इन्वेस्टिगेशन समाप्त गई होगी क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अभी 1 महीना हो गया उसको। अब ये मैटर ऐसा था कि जामा मस्जिद में जो तथाकथित पुरानी कमेटी है, उनका कहना है कि जो नई कमेटी है उन्होंने मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये मस्जिद एक धर्म स्थल है जिसे ट्रस्ट सोसाइटी चलाती है, तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि इस पर कोई कब्जा कर लेगा, ये तो सबकी है। और समय समय पर कमेटी चेंज होती है, ये एक प्रोसीजर है। ये कमेटी जो तथाकथित कमेटी थी, जिसका पहले तो उसमें एफआईआर में जो फरियादी है अब्बास भाई, उन्होंने ये लिखा कि मैं 35 साल से प्रमुख हूँ। 35 साल से, ये टोटल गलत और झूठ बात है। 35 साल के अंदर नहीं तो भी कम से कम 7 से 8 अलग अलग आदमी प्रमुख बने हैं यहाँ पे, जो मस्जिद के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। उसमें बकर दादा थे, खुद मेरे फादर थे, फिर हमारे बहुत वडील नूरा बापा थे, फिर सैयद इलियास भाई थे, फिर आमीन भाई चोटालिया थे। तो काफ़ी लोग बदल चुके, लेकिन उन्होंने फरियाद में, एफआईआर में लिखाया है, ये झूठ लिखाया है कि मैं 35 साल से प्रमुख हूँ। तो ये गलत बात है और गुमराह करने की बात है। वो हो गया। उसके बाद उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि कब्जा, जैसे मैंने आपको कहा, कब्जा क्या होता है? ये तो प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है, ये उनकी पेपर मिल तो है नहीं कि कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये बात का हम टोटल खंडन करते हैं। ऐसा कोई कब्जा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो भी हुआ समाज के सहमति से हुआ। नई कमेटी बनी, पुरानी कमेटी खत्म हुई, उसके बाद में नई कमेटी बनी और लोगों ने बनाया, क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, और वो लोग समाज के लिए, जो समाज हित में जो भी काम होता है उसके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है कि हमें क्या आगे का हमारा प्लानिंग क्या है। तो तब क्योंकि ये कमेटी पुरानी हो चुकी थी, जो काम इनको करना था ये लोग कर नहीं रहे थे और इनका समय भी हो चुका था, तो उनको बदलना था। 4 लोग उनकी कमेटी के, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। 4 लोग ने रिजाइन किया। जो अब्बास भाई है उसके खिलाफ इन्होंने रिजाइन किया, 4 लोगों ने। ये कमेटी बनी कैसे? 4 लोगों ने रिजाइन किया, उसके बाद में ये कमेटी बनी। क्योंकि उनकी कमेटी 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया तो कमेटी वैसे भी डिसॉल्व हो गई। तो इस प्रकार से नई कमेटी बनी और यहाँ पे बिल्कुल कुछ इश्यू नहीं था, सब अच्छे से हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि जो बदलते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को बदल दिया, दुख होता है, वो एक ऑब्वियस चीज़ है। वो हमारा एक सेंटीमेंट होता है कि हमको बदला, लेकिन वो एक परंपरा थी जो हुई, उसमें कोई जोर जबरदस्ती ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी हुई नहीं थी। और हमारे जो इमाम साहब है, जो हमारे मस्जिद के मेन होते हैं, उन्होंने ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ की, जो नए प्रमुख बने और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था, उनका स्वागत किया था, तो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाती। ज़बरदस्ती हुई होती तो ऐसी कोई
होती नहीं, उसके बाद में ऐलान भी हुआ। अब हमारे में ऐसा होता है कि पहले अवाम डिसाइड करती है कि कौन प्रमुख बनेगा, उसके बाद मस्जिद के मिंबर से उसका ऐलान होता है कि ये फला अब प्रमुख बना है, मुतवल्ली बना है। इनका आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आज तक ये अब्बास भाई और उनकी मंडली का कभी भी कोई प्रमुख हुआ हो तो इसका ऐलान मस्जिद से हुआ नहीं है, तो हम उनको, समाज उसको मानेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपका ऐलान मिंबर से नहीं होता उसे एक्सेप्टेबल समाज को नहीं होता। ये लोग क्या करते थे, ये लोग के 6-7 लोग की इनकी एक मंडली है। ये लोग क्या करते हैं कि ये जो मुतवल्ली वगैरह इनके साथ में ही डिसाइड होता है, ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, वो बोलते हैं आज तू मुतवल्ली बन जा, फिर साल 1.5 साल के बाद अंदर अंदर झगड़े हो जाते हैं, फिर किसी और को बना देते हैं। इस तरीके से इनका चलते हैं। कभी भी इन्होंने जो इसका जो ऑफिशियल वे है जैसे होना चाहिए उसमें इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने ऐसे ही हमेशा अपने अपने अंदर अंदर किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हकीकत में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया गया और ये लोग चाहते नहीं थे कि इनके मंडली के बाहर का कोई अध्यक्ष बने, मुतवल्ली बने, तो ये इन्होंने इस प्रकार की झूठी कंप्लेन की। अब ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ? ये मुद्दा शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ पे 12 दुकानें हैं, 12 दुकानें, उसमें से 6 दुकानें जो इनके कमिटी के मेंबर्स है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी जानना, 6 दुकानें इनके कमिटी के जो मेंबर्स है उनकी है। 6 दुकानें 12 में से। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी बातें प्रमुखता से आप लें। 6 दुकानें उनकी। अब यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो कम से कम 30,000 से 35,000 रुपये का मार्केट रेट है, लेकिन यहाँ पे बरसों से दुकान को फिक्स रेट पे दिया गया है 7,000 रुपया फिक्स रेट। कम से कम आधा भी लेते तो समझ में आता कि चलो 35,000 30,000 है तो आप 15,000 लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके लोग थे तो वो नहीं चाहते थे कि किराया बढ़े ये वो। फिर जैसे ही नई कमेटी आई, हमने सब डॉक्यूमेंट्स देखे, आप मानोगे नहीं, बरसों से किसी भी दुकान का रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आप सोचो, इतनी दुकानें जो चल रही है वो बिना रेंट एग्रीमेंट के चल रही है, जबकि ये अपराध है बिना रेंट एग्रीमेंट के। ठीक है, आप शायद 1 साल तक 11 महीने का आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नोटिफिकेशन है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा अगर किसी को किराए पे दुकान देते हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो ट्रस्ट की हो या कोई भी हो, तो उसको आपको एग्रीमेंट आपको करना ही होता है। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट अभी तक नहीं बनाया और बिना रेंट एग्रीमेंट की सारी दुकानें चल रही थी। क्योंकि नई कमेटी बनी, नई कमेटी में अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा कि ये तो समाज को नुकसान भी हो रहा है और ये गैर कानूनी भी है। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की। हम लोगों ने सभी दुकानदारों को पहली नोटिस भेजी। हमने दुकानदारों को कहा कि आप आइए और रेंट एग्रीमेंट बनाइए। और 2019 में इन लोगों ने एक ठराव किया था, कोरम से, मेजॉरिटी से एक ठराव ऐसा किया था कि हम हर साल 1,000 रुपया बढ़ाएंगे, जो यहाँ की रजिस्टर में उसकी एंट्री है। लेकिन ये लोगों ने बिल्कुल भी किराया बढ़ाया नहीं। हर साल 1 साल लेने का 1,000 रुपया लेने का ठराव किया, लेकिन किसी ने भी रेंट बढ़ाया नहीं। वो उतना के उतना ही रहा, वो ठराव की कोई वैल्यू नहीं थी। अब जब हम आए 2024 में, नई कमेटी आई, तो तब तक ये किराया, अगर तब से हम 19 से गिरे तो ये 11,000 हो जाता था। तो हमने सोचा कि 11,000 रुपये का किराया हम अभी कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक नोटिस भेजी दुकानदारों को कि भाई आप आइए और सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट बनाइए। बिना रेंट एग्रीमेंट की दुकान चलाना गैर कानूनी है। हमने सबको एक नोटिस भेजी, उसमें 2-3 लोगों ने साइन की, बाकी लोगों ने साइन नहीं की। उसके बाद हमने उन्हें और समय दिया, हमने उन्हें दूसरी नोटिस भेजी कि भैया आप आओ, हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं। तो दूसरी नोटिस पे भी ये लोग नहीं आए। उसके बाद हमने तीसरी नोटिस भेजी कि आप आओ, रेंट एग्रीमेंट बनाओ, ये गलत है, कहीं कल किसी कोई हादसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे होटल है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे आग लगे, कोई मर गया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, तो सबसे पहले पुलिस हमें ही पकड़ेगी। तो
तो हम लोगों ने सोचा कि एग्रीमेंट बनाना बहुत नेसेसरी है, लेकिन कोई आया नहीं तीसरी नोटिस पे भी। फिर हमने, आप देख सकते हो कि हमारे मस्जिद के जो नोटिस बोर्ड है उस पर हम लोगों ने नोटिस लगाया कि भाई आप आओ और एग्रीमेंट करो। फिर भी नहीं आए। फिर हमें पता चला कि ये जो पुराने लोग थे वो उन लोगों को, वो पुराने लोग जो है वो उन लोगों को भड़का रहे थे। वो उन लोगों को ऐसा बता रहे थे कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट किया तो ये लोग आपको 11 महीने में निकाल देंगे। इस प्रकार उनको भड़काया, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन किसी का था नहीं। हम चाहते थे कि जो भी है वो, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी चीजें नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद में एक दिन खाद्य विभाग, फूड विभाग फील्ड इंस्पेक्शन पे आया। तो उन्होंने जो होटल है और एक दूसरा मस्जिद के बिल्कुल गेट के ऊपर एक पान की दुकान है, तो उनके पास आया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो जो विभाग के अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास फूड लाइसेंस आया कैसे, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको फूड लाइसेंस कैसे मिला? तो उन्होंने उनको कहा होगा कि हमने ये वो सेटिंग करके हम लोगों ने लाइसेंस ले लिया। अब ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सेटिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी हो वो कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए। उसके बाद फूड विभाग ने हमें संपर्क किया और उन्होंने बोला कि आपने कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनाया है? हमने कहा नहीं, यहाँ पे आज 12-15 साल से कोई रेंट एग्रीमेंट बना नहीं है, ऐसे ही सब दुकानें चल रही है। तो फिर इनको फूड लाइसेंस कैसे मिला? मैं बोला आप वो तो आप इंक्वायरी करो, हमें क्या पता, हम तो अभी जस्ट 6-8 महीना हमें हुआ है आके यहाँ पे, आप इसकी इंक्वायरी करो और एक्शन लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से उन लोगों को नोटिस भेजा और एक नोटिस हमको भी भेजा कि आप लोगों ने कोई कुछ रेंट एग्रीमेंट दिया तो नहीं है। हमने कहा कि हमने कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया, हमने ये विभाग को लिख के दे दिया। उसके बाद में हमें पता चला कुछ दिनों के बाद, जब फूड विभाग से हमें मैसेज मिला कि हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हमें। अब ये पॉइंट थोड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पर जो एफआईआर हुआ उसका मेन कंटेंट था कि जबरदस्ती कब्जा, ये उसका मेन कंटेंट था। अब जब फूड विभाग ने हमें बताया कि इनके पास डॉक्यूमेंट आ गया, तो हम सोचने लग गए कि भाई नई कमेटी ने तो कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया नहीं है, तो इनके पास रेंट एग्रीमेंट आ कैसे गया? हमने पता किया तो हमें पता चला कि इन्होंने अब्बास भाई के नाम से रेंट एग्रीमेंट बनाया। कब? ये एफआईआर होने के 20 दिन पहले रेंट एग्रीमेंट बनाया, जो कि 15 साल से इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन अब बना दिया। क्यों? कि ये दुकानें उनके कमेटी के लोगों की ही है, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए ये कर दिया। लेकिन इन्होंने गलती कहाँ कर दी? इन्होंने एफआईआर हमारे पर 20 दिन के बाद करवाया। वो एफआईआर में इन्होंने ये कहा कि हमने जबरदस्ती कब्जा किया है। अब आप सोचिए, और आपको हमारी मदद करनी है इस मामले में, कि अगर किसी का जबरदस्ती कब्जा है तो आप रेंट एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो, वो भी नोटराइज, नोटरी करके, और उसको सरकारी विभाग में जमा कराया। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितनी बड़ी फ्रॉजरी है। एक तरफ आप कहते हैं कि कब्जा किसी का है, पुलिस को कहते हो कि हमें कब्जा दिलाओ, और दूसरी तरफ पांडे जी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। ये फॉर्जरी है और चीटिंग है। ये लोगों ने पुलिस को गुमराह किया। हमारा मेन आज फोकस है आपको ये बताना कि हम पुलिस विभाग पर हमें कोई शिकायत नहीं है। ये लोगों ने पुलिस विभाग को गुमराह किया, ये लोगों ने पुलिस विभाग को झूठी बात बताई कि कब्जा, और एक तरफ ये लोग बैंक अकाउंट, आप देखो बैंक अकाउंट अभी भी इनके पास है, सामने की बैंक में आप पता कर सकते हो, अभी भी अब्बास भाई के नाम से अकाउंट है, फिर कब्जा कैसा? उसके बाद इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाए, वो भी 2 ही लोगों के, एक होटल का और एक मोहम्मद अली का। ये 2 लोगों का ही इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया और बाकी किसी का भी नहीं, क्योंकि उनको उन्हें उनके आदमी को ही बचाना था, तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बना। तो हमने पुलिस विभाग में हम गए और हमने पुलिस विभाग में जाकर हमने सबसे अधिकारी से बात की और हम लोग अनिल सर से मिले, क्योंकि अनिल सर नए हैं, उनको इस मैटर में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। लेकिन जब हम अनिल सर के पास गए फरियाद लेके और हमने अनिल सर को बोला, अनिल सर ने हमारी पूरी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो भी लीगल एक्शन होती है वो मैं एक्शन लूँगा।
हमने एक कंप्लेन दी है उनके खिलाफ फॉर्जरी की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की और चीटिंग की। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर्जरी, क्योंकि इसमें जो कंप्लेन हुई है वो कंप्लेन 6 लोगों पे हुई है। एक मैं हूँ, ये सैयद साहब है, और शब्बीर है, अशरफ भाई है, साहिल है, और एक और भी है लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारण से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कंप्लेन आज की नहीं है। ये मामला इन्होंने बताया कि 12 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले सब कुछ हुआ, और फरियाद आप करते हो अभी 1 साल के बाद। अब तक आप सोए थे? अब तक आप कर क्या रहे थे? आपको 1 साल के बाद आया कि आपके मस्जिद पे किसी का कब्जा हो गया है। तो ये सबको जानना जरूरी है कि मामला कोई फ्रेश नहीं है, ये 1 साल पुरानी कंप्लेन है। और सबसे खास बात, जब ये कंप्लेन हुई थी, इन्होंने की, तब की 7वें महीने 2024 की, तब मैं तो कुछ था भी नहीं यहाँ पे। मैं तो एक आम नागरिक, समाज का एक नॉर्मल इंसान था मैं। तब प्रेसिडेंट कोई और था, जो नए प्रेसिडेंट थे वो थे। हम तो कोई ना मेंबर थे ना कुछ, लेकिन 6 लोगों पे इन्होंने एफआईआर कराई, जो कि उस बार तो कोई थे भी नहीं। आपको कराना था तो आप प्रमुख पे कराते, लेकिन टारगेट मुझे किया और दूसरे 5 लोगों को किया। तो ये साजिश थी इनकी। हमें क्यों टारगेट किया कि ये लोग ऐसे हैं मस्जिद में कि जो समाज के लिए बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं। 11 महीने में, 12 महीने में आप अगर पता करोगे अपने लेवल पे, तो हम लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं जो ये लोग इतने सालों में नहीं कर पाए। ये कार्य हम लोगों ने किए, चाहे आप कब्रिस्तान ले लो, मस्जिद ले लो, ये सारी चीजें हमने की। इसलिए इनको ये लगता था कि ये लोग तो सेट हो गए, और ये लोग ने कभी किसी को सेट होने दिया नहीं। सबसे पहले अब्बास भाई ने बकर दादा थे, तब किसी पॉलिटिकल को बीच में डाला और अब्बास इनको हटाया, बकर दादा को हटाया। उसके बाद षड्यंत्र करके मेरे फादर थे, मेरे फादर को रोज परेशान करते थे ये लोग। फिर नूरा बापा आए, वो वडील थे, उनको इतना परेशान किया क्योंकि वो उनके मंडली के बाहर के थे, उनको बहुत परेशान किया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर सैयद साहब आए, सैयद साहब को भी टॉर्चर किया, सैयद साहब को भी बहुत परेशान किया, इन्होंने भी बेचारे ने छोड़ दिया। मतलब ये अपनी मंडली के बाहर का अगर कोई भी आया तो ये उनको यहाँ पे रहने देते नहीं, काम करने देते नहीं है। ये इनकी सिस्टम चल रही है, ये इनकी परंपरा चल रही है। फिर इन्होंने कहा कि टपोरी लोगों ने कब्जा कर लिया। अब मैं इनको आपको बताता हूँ, जब कुछ साल पहले एक नक्सली कांड हुआ था इधर, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये कहते हैं कि ये लोग टपोरी है। ये जो जिन लोगों का नाम इस कंप्लेन में आया है, उनके ऊपर किसी पे भी एक भी केस नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम इनके ऊपर ये गुनाह हुआ। क्योंकि मैं काफी सालों से पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पे केसेस थे, लेकिन 20 साल से मेरे पे कोई केस नहीं है ना। मुझे सरकार की तरफ से चुनाव वगैरह में या कोई आया, कोई नोटिस आती है, कुछ नहीं। और बाकी सारे केस में मैं एक्विट हो चुका हूँ, मेरे पे एक दिन की भी सजा नहीं लगी है। फिर भी इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये लोग टपोरी है, ये वो। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि नक्सली कांड हुआ, वो नक्सली कांड में ये लोगों ने पूरा सेट करके वो मैटर को निपटाया ये लोगों ने। अभी आप सोचो कि जो आदमी नक्सली कांड जैसे मैटर को निपटा सकता है, तो उसके लिए हम तो कितने छोटे हैं, हमें तो वैसे ही निपटा सकता है। और उन्होंने हमको निपटा दिया, हमको पुलिस में डाल दिया, केस कर दिया हम पे। फिर इनकी आप साजिश देखो, मर्डर हुआ, मर्डर के अंदर आरोपी आए, आरोपी का मुंह ढका, चेहरा ढका, हमें पर्टिकुलरली कुछ घंटे के लिए बैठाया गया, उसके बाद में हमारा तस्वीर लेके उसे वायरल की गई। ये सब साजिश थी इनकी, क्योंकि ये नक्सली मामले को निपटा सकता है तो हम क्या है उनके लिए। इससे ये लोग ने इस तरह हमें प्रताड़ित किया। दूसरा, ये लोगों ने कुछ साल पहले, जहां पे कब्जे की बात आती है क्योंकि इसका मेन कंटेंट कब्जा है, इन्होंने एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई थी 2017 में। 2017 में एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई इन्होंने, ये अब्बास भाई की मंडली के लोग ने। उसमें ये था सप्लीमेंट्री डीड, आप सोचो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि जबकि सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की सप्लीमेंट्री डीड बनाई कि मैं प्रमुख, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा,
उसके बाद मेरा बेटा, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये इन्होंने सप्लीमेंट्री डीड को रजिस्टर कराई मामलतदार में। कहीं से पता चल गया समाज के लोगों को, तो समाज के लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी और समाज के लोगों ने इनको समाज के सामने खड़ा कर दिया कि ये क्या है, ये आप लोग कर क्या रहे हो, ये कोई आपकी निजी संपत्ति है क्या कि आप बोलोगे कि ये मेरा, मेरे बाद में मेरे बेटे का, उसके बाद में उसके बेटे का। तो ये कब्जा करने की परंपरा इनकी है, हमारी परंपरा काम करने की है। तो ये सप्लीमेंट्री डीड है जो हमने पुलिस थाने में जमा कराई। साथ में हमने कंप्लेन की कि ये लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है और ये लोग हैबिचुअल है कब्जा करने के लिए, क्योंकि मस्जिद में किसी को काम करने देना चाहते नहीं है। जो काम करेगा उसे ये लोग डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे के बल पर पुलिस को फरियाद करेंगे, ऐसा करके कि भाई सब लोग छोड़ दे। और काफी लोगों ने कमेटी में बेचारों ने छोड़ा भी है इनके डर से कि भाई ये तो रोज पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, ये तो रोज कलेक्टर ऑफिस में लेके जाते हैं। ये मामला पहले कलेक्टर में गया, कलेक्टर ने के वहां पे उनको लगा कि ऐसा कुछ है नहीं और ये जो भी है सही है। सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब ठीक हो गया। तमाम सरकारी कार्यक्रम में नई कमेटी को बुलाया जाता है, तमाम सरकारी कार्यक्रम में। इसके पहले किसी को बुलाया नहीं जाता, तो हमको बुलाया जाता है क्योंकि उनको लगा कि ये लोग सही है, क्योंकि हमने जो जो प्रोसीजर करना था वो सारे प्रोसीजर हमने किए। इनको कभी नहीं बुलाया, हमको बुलाया गया सारे कार्यक्रम में। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जैसे इन्होंने कहा कि कब्जा है, तो इन्होंने रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया, फिर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए मस्जिद वहां पे। कैसे जमा कराए? क्योंकि मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट मस्जिद के कार्यालय में होते हैं, इसके बाहर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं है। लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो डॉक्यूमेंट जमा कराए। इन्होंने ये भी कहा कि पहले ऑफिस यहाँ बाहर थी और जब से नई कमेटी है उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट की ऑफिस। तो वो क्यों की शिफ्ट? वो इसलिए शिफ्ट की कि वहां पे हमारा एक दुकान थी, तो वो दुकान का किराया रुक रहा था क्योंकि ऑफिस में कोई काम है नहीं। तो हमने वो ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया। तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ऑफिस वहां से शिफ्ट कर दी। अरे मूर्ख लोगों ने सोचना चाहिए कि उससे समाज को इनकम क्रिएट हो गई, उससे समाज को इनकम मिल गई है हमने। और ये जो नई दुकान हमने दी, हमने 11,000 के ऊपर दिया। ये लोग आज तक 7,000 से रेट कभी बढ़ा नहीं पाए, हमने 11,000 रुपये के अंदर ये दुकान रेंट पे हमने दी, जो पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने पुलिस को कहा कि इन्होंने ऑफिस खाली करके उसके डॉक्यूमेंट हेरा फेरी कर दी। अरे सर, ये मस्जिद के डॉक्यूमेंट की आप क्या हेरा फेरी कर सकते हो? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने सरकार या मस्जिद के डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऑफिस में जमा कराए गलत तरीके से। अब इसमें ऐसा है कि जो नई कमेटी बनती है उनको समय समय पर सरकार को कुछ परमिशन लेनी हो या कुछ भी हो, सरकार में कुछ लिखकर, तो आपको लिखकर देना होता है वहां पे। तो वही उसी जगह पर ये डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। कहीं भी खुद के प्रॉफिट के लिए या गलत इस्तेमाल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। कि ये लोगों ने ऊपर हमारी फ्लैट्स थे, लगभग 7 फ्लैट थे जिसमें लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 सालों से भी रहते। एक दिन इनका मन किया कि इसे हम तोड़ देते हैं, तो इन्होंने तोड़ दिया, जिससे हमारी कम से कम 25 से 30 हजार रुपये की इनकम को हमें नुकसान हुआ। ये लोग कुछ नहीं पूछते थे, किसी को कुछ नहीं, समाज में किसी को कुछ नहीं पूछना, बस खुद की दादागिरी, खुद की गुंडागिरी। और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये इनका काम रहा है। तो मोटी मोटी ये बातें थी। और कुछ है दुकान का थोड़ा दूसरा, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, ये इनके पेट में दर्द कहाँ से हुआ। जैसे टोटल 12 दुकानें हैं, 12 दुकानें हैं। आप सोचो कि हम इसे मैनेज कैसे करते होंगे। उनके कमिटी के एक मेंबर की दुकान का 88,000, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 का किराया बाकी। मांगने जाओ तो डराते हैं। हमारे मौलाना है इधर, वो जाते हैं मांगने के, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं उन्हें। एक दुकान का किराया बाकी है 43,000, एक दुकान का किराया है 71,000, एक दुकान का किराया है 36,000 और एक का है 33,000। और ये सारे इनकी कमेटी के लोग हैं।
ना खुद किराया, अभी आप मानोगे नहीं, इतने महीने चलो किराया नहीं दे रहे, दादागिरी। अब ये ही किराए से मस्जिद का मेंटेनेंस, सैलरीज देना है, पगार देना है, ये इसी से निकलता है। इलेक्ट्रिक लाइट का बिल भरना है, ये सारा यही इनकम है हमारी। लेकिन इनकी इतनी दादागिरी, इतनी गुंडागिर्दी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से ये हमें लगता है कि ये पुलिस को गुमराह करते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट मिल जाता है। ये पूरे मामले में इन्होंने पुलिस को गुमराह किया है, यहाँ तक कि डीआईजी सर को भी इन्होंने गुमराह किया। हमें यकीन है कि ये सारी चीजें जो हमने कंप्लेन की है, ये अगर डीआईजी सर तक पहुंची, या आज हमने जो बात की आपके माध्यम से डीआईजी सर से तक ये बात जो पहुंची, तो बिल्कुल इनके ऊपर एक्शन होंगे। और हम आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी बातें डीआईजी सर तक पहुंचाइए कि ये लोग एकदम फ्रॉड है, इन्होंने फॉर्जरी की, चीटिंग की है, कॉन्स्पिरेसी कर कर हम पर एफआईआर की है, जबकि कब्जे जैसी कोई चीज है ही नहीं। कब्जा होता तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्रीमेंट आप कैसे बना सकते हो अगर किसी और का कब्जा है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, जिसका हमने कंप्लेन दी है, और वो कंप्लेन की कॉपीज हमने, अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। दूसरा, ये लोगों के एक दो मेंबर है, वो लोग क्या करते हैं कि एक दुकान है, उसका जैसे कि दुकान का किराया 7,000 रुपया है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 7,000 रुपया ये लोग कुछ महीने तक मस्जिद को दे रहे थे, और एक आदमी जो है वो 2,000 रुपया ऊपर कैश लेता था, 7,000 मस्जिद को देता था और 2,000 खुद अपनी जेब में डालता था। और एक दुकान जो मस्जिद के बाजू की है, उसका हर महीने का हमारे पास ऐसा मैसेज है, इंफॉर्मेशन है कि एवरी डे 900 रुपीज, 900 रुपया लेता था वो, जिसका 27,000 होता था, उसमें से 7,000 रुपया हमको देता था, मस्जिद में जमा कराता था कुछ महीने पहले, और 20,000 रुपया खुद के जेब में। अब ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी, इसलिए प्रमुख साहब कोई एक्शन लेते नहीं थे, क्योंकि उनके ही आदमी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे। यहाँ पे हमारे अवाम के पैसे को लूट मचा के रखी थी इन लोगों ने, किराया नहीं बढ़ाने देते थे, कुछ नहीं करते थे ये लोग। अगर कोई जाए तो डराए। आप मैं कहता हूं कि आप देखो, यहाँ पे लोगों को खौफ में रखा है इन्होंने। स्टाफ इनसे डरता है, मौलाना इनसे डरते हैं, सारे के सारी दुकानदार इनसे डरते हैं, क्योंकि इतना खौफ है। हाँ, जैसे बहुत सारी समस्या है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि हमें पुलिस ने, जब अभी ईद का त्योहार था, तो हमें तब राठौड़ साहब थे, राठौड़ साहब ने हमें बुलाया कि आप हमें कोऑपरेट करो कि मस्जिद रोड के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी है, काफ़ी ट्रैफिक की समस्या वगैरह हो जाती थी। तो हमने तुरंत, राठौड़ साहब ने हमको बुलाया, हमने उनसे मीटिंग की, और हमने मेक श्योर किया कि कोई रास्ते पे नहीं आए। तो हमने पूरी नमाज जो हुई, इस बार पहली बार इतिहास हुआ कि रोड को ब्लॉक नहीं किया गया, और फिर भी नमाज हो गई। और ये लोग प्रशासन का भी कभी सुनते नहीं थे। ट्रैफिक की समस्या, आप देखो, रोड पे आते हैं, गाड़ी रख के चले जाते हैं। हमें लोगों ने इतनी बार कंप्लेन किया है, और खुद प्रशासन के लोगों ने भी हमें बोला है कि यार बहुत ट्रैफिक होती है, आप कुछ करो, हमें अच्छा नहीं लगता है, सामाजिक स्थल है, हम यहाँ पे आके कुछ एक्शन ले। लेकिन खुद की गाड़ियां रख देते हैं, दादागिरी करते हैं, किसी को कुछ बोलने नहीं जाते। अगर हम कुछ बोलो तो तुरंत पुलिस में चले जाते हैं, जबकि दुकान किसे किराए पे देनी है, किसे नहीं देनी है, ये तो ट्रस्ट का काम है। किराया बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये तो हमारा काम है, ये अथॉरिटी है हमारी, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका इतनी पहुंच है, किसी को अगर आप कुछ भी करने जाए तो पुलिस आ जाती है। तो हम आज आपके माध्यम से पुलिस को भी कहे, आप जो भी करो वेरीफाई करो, ये लोगों की जो भी गलती है, इन्होंने जो भी फ्रॉड किया है, उसके ऊपर एक्शन लो, और वो भी जल्द से जल्द दो। हमने ऑलरेडी कंप्लेन पुलिस थाने में जमा करा दी है। तो आज खास हम आए हैं आपके सामने बस यही सब कुछ बताने के लिए। हिसाब का था। हाँ हाँ। दूसरा कि जब नई कमेटी, जब पुरानी कमेटी चेंज हुई और नई कमेटी आई, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि अब्बास भाई ने कहा कि मैं 35 साल से प्रमुख हूं, लेकिन जब कमेटी चेंज हुई, सामने बैंक है, आप जाके पता भी कर सकते हो, हमारे 3 अकाउंट है। एक मस्जिद का अकाउंट है, एक कब्रिस्तान का अकाउंट है, और एक अकाउंट बैतुल माल का है। बैतुल माल का मतलब होता है गरीबों को मदद करना।
कब्रिस्तान का जो फंड आता है वो आप कब्रिस्तान में यूज कर सकते हो, मस्जिद का जो फंड आता है आप मस्जिद में यूज कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, जब इन्होंने छोड़ा, मस्जिद के अकाउंट में रुपए कितना था, मस्जिद के अकाउंट में 80,000 रुपया था, कब्रिस्तान में करीब लाख रुपया था, और बैतुल माल में भी 70-80 होगा। हाँ, और उसमें भी लाख रुपए का उधारी था, मतलब हमें तो जीरो ही मिला। इन्होंने ये कहा कि 10 से 12 लाख रुपए का ये लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, 35 सालों में आपकी तो एक पेपर मिल थी, आप तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कड़िया बनकर आए थे। 35 साल में आपकी एक पेपर मिल से आपकी 2 पेपर मिल हो गई। 100 टन का प्रोडक्शन था, वो 200 टन का 500 टन का हो गया। लेकिन मस्जिद में तो आप कर्जे में डाल के गए। 35 साल आप रहे, ट्रस्ट डीड आपके समय में बनी, जितना भी गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, पेटा भाड़ा लिया गया, वो आपके समय में। दैट मीन्स कि आप टोटल फेल रहे हो, आप निष्फल रहे हो कि आपने 35 साल में कम से कम 35 लाख तो होता मस्जिद के पास। आज हम आपको गर्व से कह सकते हैं, हमारे पास कितना होगा पैसा, आज हम आपको गर्व से कहते हैं कि हमारे पास सारे 11 महीने के अंदर कम से कम 6 लाख रुपया हमारे पास बैलेंस। आप सोचो, 35 साल में ये लोग हमें माइनस में करके गए, माइनस, और हमारे पास आज 6 लाख रुपया हमारे पास है। आप इमेजिन करो कि हम अगर 35 साल से होते तो आज हमारी मस्जिद कहाँ होती और समाज कहाँ होता। और समाज का कोई भला इन्होंने किया नहीं। हम जब से आए तब से हमने सामाजिक काम भी शुरू किए, लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकती है, ये सारी चीजें हमने शुरू की। ये लोग ने आज तक कुछ नहीं। बस ऑफिस में क्या होती थी आप अपने हिसाब से पता कर लेना, मुर्गी बनती थी, मटन आता था, बिरयानी बनती थी, बस यही काम किया इन लोगों ने। ये लोगों ने कोई समाज के लिए कोई काम ये लोग ने किया नहीं। और जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी करो पैसे के जोर पे, इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, इसको गुमराह करो, उसको गुमराह करो, और किसी को काम करने दो मत। और हम साल तक आगे रह गए तो अब इनको दर्द शुरू हो गया। तो बस अभी हम ये इसे यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जामा मस्जिद का जो कमेटी थी रखा वही पूरा कर दिया, ये आज तक रिकॉर्ड में आप पुरानी कमेटी क्या बोले आपने? 2017 से 24 से पहले पुरानी कमेटी ही देखती थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा बदलते रहते थे। लेकिन वो क्या था कि उनका जो मंडली थी, उसी के अंदर आप मानोगे नहीं, यहाँ पे मेजोरिटी लोग मेरी बात को मानेंगे कि किसी को पता भी नहीं रहता था कि प्रमुख कौन है। मस्जिद अंदर ऑफिस में बैठते थे कि इसको प्रमुख बना दिया, उसको प्रमुख बना दिया। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले इसे सोसाइटी में रजिस्टर किया था मस्जिद को, तो उसका एक रूल होता है कि कोई भी प्रमुख 3 साल के लिए ही रह सकता है, या 5 साल का गाइडलाइंस है ना। कभी आप जाकर पता करो कलेक्टर ऑफिस के अंदर। और दूसरा का ऑडिट जमा कराना पड़ता है। जब हम आए हमने ऑडिट जमा कराया पहले ही साल में, लेकिन इन लोगों ने 30 साल में कोई ऑडिट जमा नहीं कराया। 30 साल में कोई कमेटी से पूछताछ करने, कोई कुछ भी नहीं। हम तो आज भी हम माफी मांगते हैं हमारे समाज के लोगों से कि हमें इस प्रकार पब्लिक में आना पड़ा समाज को लेके, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपके माध्यम से ही हम ये बात लोगों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि पुलिस ने जो प्रेस रिलीज की तो खबर लोगों में वही चली, लोगों को यही लगा कि ये लोग ही गलत है, क्योंकि हमारा पक्ष आया नहीं। तो हमारा पक्ष रखना भी जरूरी था कि ये जो भी एलिगेशन हम पर किए गए हैं ये तो कोर्ट में टिकने वाले नहीं है। अब ये तो हो गया, कोर्ट मामला सब जुडाइस मैटर हो गया, हम इसे हर स्तर पे लड़ेंगे। हम FIR क्वेश्चन में भी जाएंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम लड़ेंगे। जो आप लोग के ऊपर जो केस हुआ है उसमें आप लोग तफ्तीश में सभी लोगों का बयान हो चुका है, आप लोगों ने अपनी बात नहीं, हमारे कोई बयान कुछ भी नहीं। अभी आपको हम ज्यादा वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, हम नहीं बोलेंगे, हम उसमें नहीं बोलेंगे आपको कुछ भी। लेकिन हमको जब भी बुलाया हमने 100% कोऑपरेशन किया। जब भी पुलिस ने बुलाया हम उनके पास गए, और हम जाएंगे, जब भी बुलाया हम जाएंगे उनके पास। कमेटी आप लोगों ने बनाया 2024 में, तो क्या पुरानी कमेटी के लोग उसमें शामिल थे? कुछ लोगों को संज्ञान में लिए क्या? पुरानी कमेटी का शायद कोई भी आदमी नहीं था ना, आया नहीं कि आप लोग बुलाए नहीं? संज्ञान में लिया गया, संज्ञान में लिया गया, लिया गया था। भी किया उन लोगों को, आप लोगों ने उनको अपने, यानी उसका जो भेजते हैं
तो पूरा के पूरा किया हम लोगों ने। लेकिन क्योंकि पांडे जी इसमें एक ऐसा है कि इनके कार्य से लोग खुश नहीं थे, ये आप जान लो। इन्होंने जैसे हमने आपको इनका पूरा सब बताया, ब्यौरा आपको दिया, इनसे कोई खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ अच्छे लोग भी थे। ये 6 लोग के सिवाय, 7 लोग के सिवाय कुछ अच्छे लोग भी थे। तो हम लोग, क्योंकि हमें तो 7-8 महीना ही हुआ और उसमें तो ये रोज की परेशानी थी, हम कुछ कर नहीं पाए ज्यादा, लेकिन भविष्य में इनमें से जो अच्छे लोग थे उसे हम लेते, और हमने फिरोज बापू को लिया भी। फिरोज बापू को इनकी कमेटी में जो थे उनको हम लोग ने लिया भी, और हमने 1-2 लोगों को लेने के लिए हमारी ऑलरेडी चर्चा चालू थी। जो इनके मंडली के बाहर के थे उनको हम बिल्कुल लेते, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनसे समाज नाराज है, उनको हम कभी नहीं लेते। विवाद पैदा हुआ यहाँ दुकान को लेकर, काफी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो 12 दुकानें हैं, शायद दुकान तो विवादित हो गई है। हाँ, इन्हीं की है। दुकानों का क्या स्थिति है? ये मैंने आपको बताया, जैसे स्थिति ऐसी है कि अभी भी उन्हीं के नाम से है, अभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी किराया नहीं बढ़ा है। एक पांडे जी 12-15 साल हो गए, कोई रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, रेंट एग्रीमेंट किया ही नहीं। और बिना रेंट एग्रीमेंट की दुकान, आपकी या मेरी भी कोई दुकान होगी, घर होगा, हम बिना एग्रीमेंट के देंगे क्या? वो तो अपराध है, वो हम दे ही नहीं सकते। आपने किया था, उन लोगों को क्या कार्रवाई किया जाएगा दुकानों के ऊपर? दुकानों के ऊपर जैसे कि ये हम लोग ने क्या सोचा था कि हमने 3 नोटिस दी, और उसके बाद में हमने एक हमारे समाज का जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी लगाया। उसके बाद उन पे कार्यवाही में ये होती कि हम पुलिस को लिख के देते कि ऐसा ऐसा है, ये दुकान का किराया नहीं दे रहे और ये लोग गुंडागिरी कर रहे हैं, तो पुलिस आती और हम दुकान खाली कराते। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था, जो लीगल एक्ट वही होता। फिलहाल जो है नई कमेटी संचालन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लोग परेशानी कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं, समाज हमारे साथ में है। नई कमेटी ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तमाम जिम्मेदारी। उसमें हम लोगों ने जो कंप्लेन की है, वो कंप्लेन अब्बास भाई के अगेंस्ट में की है हम लोगों ने, और उसके साथ में I must humbly request you to register a criminal complaint against अब्बास भाई, यूसुफ आगवान, मोहम्मद अली खान, सलीम खान जिसे पुप्पू बैटरी कहते हैं, हनीफ कुरैशी और यासीन मंसूरी। ये इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने कंप्लेन। गुजरात का एक्चुअली हमारे पास भी ये बात आई थी कि इन्होंने किसी से फोन करवाया है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। लेकिन किसी का प्रेशर तो बिल्कुल क्रिएट किया गया है, वरना ये एफआईआर होता ही नहीं है। दूसरी बात, वो इसलिए एफआईआर नहीं होता क्योंकि ये मस्जिद जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये जो झगड़ा है ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, टाइटल का है, टाइटल का है। तो टाइटल वक्फ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिब्यूनल बनी हुई है, वक्फ की ट्रिब्यूनल बनी हुई है, कलेक्टर साहब कमिश्नर है और डिस्ट्रिक्ट जज ट्रिब्यूनल के हेड है। तो इस प्रकार का कोई भी टाइटल का विवाद होता है, वो विवाद कोर्ट में जाता है, पुलिस में नहीं। यही देखना है कि ये साजिश कैसे हुई। एफआईआर सिलेक्टेड लोगों पे, कमिटी के दूसरे किसी का नाम नहीं है। जो लोग बढ़िया काम करते हैं उन्हीं को एफआईआर में लिया इन्होंने, और जबकि ये कंप्लेंट जाना चाहिए था ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये ट्रिब्यूनल में नहीं गई, ये पुलिस में गई है। जबकि यहाँ पे किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, फिर भी क्रिमिनल कैसे हुआ इसका? ये क्रिमिनल हो ही नहीं सकता, मैटर ही नहीं है। हम ट्रिब्यूनल नहीं, ट्रिब्यूनल में विवाद जाता है, जो विवाद होता है ना, जो टाइटल का विवाद होता है या एनक्रोचमेंट होता है या कुछ भी होता है, वो ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट में जाता है। लेकिन बाकी का अगर कुछ भी है तो वो वक्फ बोर्ड में जाता है, वो बोर्ड में जाता है।
लेकिन पुलिस में क्रिमिनल, ये मामला क्रिमिनल है ही नहीं। क्रिमिनल कब होगा पांडे जी? जब आप किसी को थप्पड़ मारोगे, किसी के साथ में कुछ करोगे या एनीथिंग जो क्रिमिनल है। लेकिन ये तो क्रिमिनल ही नहीं है, फिर भी एफआईआर हो गया इसमें। कलेक्टर ऑफिस में चल रहा था। ये बिल्कुल हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब ये मामला कलेक्टर में था, फिर सांसद के पास गया, फिर पुलिस में मामला गया, जबकि ये पुलिस में जाने का ये था ही नहीं। इसमें एफआईआर दर्ज कैसे किया? मैंने जब, क्योंकि अनिल सर नए हैं, उनको ये मामला पता नहीं था, तो मैंने अनिल सर को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। मैंने उन्हें वक्फ का जो गैजेट नोटिफाइड कॉपी है वो भी दिया। मैंने सर को ये बोला कि मैं वक्फ का चेयरमैन था, अब तक था, मेरी टर्म अभी खत्म हुई है। इस प्रकार का कोई भी विवाद जो होता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है, एफआईआर में कैसे जाएगा? वो एफआईआर होगा ही नहीं। हमारे मोबाइल ले लिए गए। आप सोचो कि जैसे मैंने आपको कहा, नक्सली को निपटाने वाले को हम तो कुछ ही नहीं है, हमें कितना टॉर्चर किया गया। आप सोचो, यही आदमी की वजह से, जबकि ये मैटर ट्रिब्यूनल का है, पुलिस का है ही नहीं। पुलिस को भी फिर लगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। अनिल सर ने हमारी पूरी बातें सुनी, उनको भी लगा, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसमें जो भी होगा मैं करूंगा। उनको भी लगा, क्योंकि ये तो वक्त का मामला है। लेकिन समाज से भ्रमित हुआ है, समाज के लोग भ्रमित हो रहे हैं, उनको नहीं क्या कराना चाहिए? बिल्कुल पांडे जी, आपके समक्ष आज आने का मुख्य कारण यही था कि अब तक एक तरफा ही बात लोगों तक पहुंची है, हमारा पक्ष नहीं पहुंचा। लेकिन आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने हमारी बात सुनी, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा पक्ष भी अब लोगों तक जाएगा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।